अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान फरीद रईस। आंखों वालों दे दो, आंखों के सदके दे दो, आंखों वालों, अरे आंखों वालों भाई, अरे आंखों का सदका दे दो। अरे यार, मुझे अपने व्यूअर्स को बता तो लेने दो कि तुम लोग तमाशा क्या कर रहे हो। सर वैसे ये लोग हैं कौन? भाई फकीर माफिया है, और कौन है? ओ आपने खबर पढ़ी होगी, रावलपिंडी पुलिस का एक एहलकार 7 साल बाद बाजियाब हुआ। इंकशाफ ये हुआ कि उसे ये भिखारी माफिया, ये गैंग इसे ले गया और इससे 7 साल तक भीख मंगवाता रहा। अच्छा। थाना पुलिस लाइन ने कार्रवाई की, इस गैंग को गिरफ्तार किया। 3 खवातीन इसमें शामिल थी। और ये इतना मजबूत गैंग बन गया है कि आप देखें कि पुलिस एहलकार को अगवा करके उससे भीख मंगवाता रही है। हाय अल्लाह। भाई यकीनन आप सहाफी हैं, चूंकि सहाफियों को दूसरों को बुरा भला कहने के अलावा आप कुछ आता नहीं है। और क्या करें, आपके तारीफों के पुल बांधे? बताएं ना जरा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों जमा हुए हैं? और मेरे भाई हमारी यहाँ आज एजीएम है। एजीएम? ओ भाई, एनुअल जनरल मीटिंग। एग्जैक्टली। भाई फकीरों की कौन सी एनुअल जनरल मीटिंग होती है? इसीलिए आपके मुल्क के बहुत से शोबे जो है वो पस्ती की तरफ जा रहे हैं। ओ भाई, एनुअल जनरल मीटिंग करनी चाहिए, पता करना चाहिए नई स्ट्रेटजीज क्या हैं, नए असूल क्या हैं, दुनिया इस वक्त कहां पहुंच रही है। कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए, जिसे आप परफॉर्मेंस रिव्यूज कहते हैं। उसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते ना। तो मंगवाते आप भीख हैं और हिकमत अमली सोच आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट वाली है। और मेरे भाई, इससे ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है आपके पाकिस्तान में, बताओ तो सही। सारे तो रो रहे हैं, हर शोबा इंडस्ट्री का रो रहा है। एक हम ही तो है जो धड़ाधड़ ऊपर को जा रहे हैं। हमारी ग्रोथ आसमानों को छू रही है। आप देखें, कॉटन इंडस्ट्री बैठ गई, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बैठ गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ गई, फिल्म इंडस्ट्री बैठ गई, एग्रीकल्चर का शोबा बैठ गया। एक हम ही तो है जो नई नई राहें तलाश करते रहते हैं। इसीलिए तो आप देखें कि हमारी इंडस्ट्री दिन ब दिन ऊपर को जा रही है। इंडस्ट्री कहते हैं आप इसको? गैंग है, गैंग माफिया। और जिस इंडस्ट्री के साथ अपना आप मवाजना कर रहे हैं, भाई वो टैक्स देते हैं, आप टैक्स देते हैं, सारी कमाई करके जेब के अंदर सरकार को क्या जाता है? अल्लाह वाले हो, ते अखियां वाले हो, अखियां। एक मिनट, ये गुस्सा कर जाते हैं, इस तरह की बातें ना करें। टैक्स देते हैं, टैक्स। वो सुने तो सही ना भाई, 20-20, 50-50, 10-10 इकट्ठे करके अब टैक्स भी दें। टैक्स वालों को चाहिए उल्टा वो हमें जरूर अपना हिस्सा दिया करें। अगर वो चाहते हैं कि उनका टैक्स जो है वो थोड़ा इकट्ठा हो जाए, तो हमारी दुआएं लेंगे तो वो इकट्ठा होगा। ऐसे तो उनसे इकट्ठा नहीं होना। जितना आप कमाते हैं आपको टैक्स लगना चाहिए। इस तरह की बातें करने वालों को 2 लगनी चाहिए। दो गई आपकी। देखा, ये पूरा माफिया बन चुका है। माफिया कह रहे हैं, बहुत सानू माफिया। ये माफिया नहीं, ये आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट। और ऐसे जबरदस्त एक्टर हैं, अगर ये मांगना छोड़ के फिल्मों में काम शुरू कर दें। ये मेरा नाबीना ऑस्कर अवार्ड लेके आए ऐसा अच्छा एक्टर है। ये वाकई नाबीना है। हाँ, मैं नबीना हूं। इनू तो एक्टिंग कहते। अखियां वाले हो, अन्ने नु दे दो, अन्ना मुथाज है। भाई इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जितनी मेहनत ये लोग करते हैं आप लोग नहीं करते। आप तो टाई वाई लगा के आगे इधर बैठ जाते हो। ये देखो जरा, एक से बढ़ के एक अदाकार है मेरे पास। ये देखो, ये पीस गूंगा। ये वाकई गूंगा है। अल्लाह को खैर मांग की हुई। वो जो परे बैठा हुआ है शौका शोदा, नई गाड़ी में इस किस्म का टकराता है, गड्डी वाले को गड्डी की फिक्र नहीं रहती, इसकी फिक्र पड़ जाती। उसे पता होता है गड्डी तो दोबारा आ जाएगी, अगर बंदा मर गया हुआ तो मेरी जान नहीं छूटनी। और ये थोड़ी देर के लिए मार भी जाता है।
जितनी देर तक को 10-20 हजार रुपया ना गाड़ी वाला जेब में से निकाले होश नहीं आती। इसी के मुतल्लक तो कहते हैं जिंदा लख दा ते मरे या 1.25 लाख दा। कुछ खुदा का खौफ करो किसी दिन असल ही में ना मर जाए। हाँ उस्ताद जी तुसी अपनी मीटिंग शुरू करो, इन्हें तो मनूस गल्लां शुरू कर दी हैं। भाई ये पक्के कारीगर लोग हैं, ये अनाड़ी थोड़े ही हैं जो मार जाएंगे। ओए ये तो गाड़ी वाले को फिक्र करनी चाहिए कि शौका शौदा लगने से डंट कितना पड़ा है उसको। ये तो ऐसा पक्का एक्टर है, एक दफा एक अदाकारा की गाड़ी में लगा है अच्छा और बेहोश ऐसा हुआ है कि उसने आगे से जानू जानू भी कहा है, इसने होश नहीं की। जरा सा भी कच्चा कारीगर होता, औरत जानू कह रही है तो पहले जानू पे ही होश आ जाती। वो इसे गाड़ी में डाल के अस्पताल ले गई तो कहने लगा मैंने अस्पताल में ठीक नहीं होने, मुझे अपने घर लेके जाओ। ਉਹਦੇ घर जाके 6 प्लेटा ने बिरयानी खाधी, 2 चरगे खाधे ने, 20,000 रुपये ਉਹਦੇ हथों लिया ते अपने पैरों से टुर के घर आ गया। ये पक्के लोग हैं, पक्के। हाँ जी, इनको बाकायदा तरबियत दी जाती है। अगर ये किसी रोल में किसी करैक्टर में फेल हो जाते हैं तो फिर इनको दूसरा करैक्टर दे के मैं किसी और चौक में इनकी ट्रांसफर कर देता हूं। वाह वाह अच्छा, ट्रांसफर और पोस्टिंग भी चलती है आपके पास? हाँ, ये जो गूंगा है ये कुछ देर पहले लंगड़ा बन के तो मांगता रहा, क्योंकि टांगे इसकी छोटी हैं, इसके लंगड़ेपन का इतना असर नहीं था लोगों पे होता। फिर मैंने इसे कहा तुम गूंगे बन जाओ और इसकी साथ मैंने ट्रांसफर कर दी 3-4 मील दूर। अब माशाल्लाह कितने रोज के कमाते हो? चल बंदा बन सही बता। उस्ताद जी 27-28 हजार रुपया रोज का कमा लीदा है। और सुनाओ। रोज का 27-28 हजार रुपए? जी जनाब, और खर्चा है ही नहीं। देखो ना जरा, ना जामत करानी है, ना नवा सूट पाना है, ना कोई चीज मुल लैके खरीदनी है, जेड़ी मर्जी रेड़ी तो जो मर्जी चुक लवे, बाद चो गूंगा बन जावे। एक दफा एक रेड़ी से इसने अमरूद उठाया, वो मारना शुरू हो गया, फौरन ये गूंगा बना। जब उसने कहा कि चल चल कोई बात नहीं एक और ले लो, तो एकदम मुंह से कहता है थैंक यू। उसे पता चल गया ये गूंगा नहीं है, बड़ी फैंटी बड़ी इसको। जो भी है, भीख मांगना एक लानत है, गुनाह है, लाखों कमा ले फिर भी एक लानत है। हाँ जी। नहीं तो लानत तो फिर गैस चोरी करना भी है, लानत तो फिर बिजली चोरी करना भी है, लानत तो फिर ब्लैक मार्केटिंग भी है, लानत तो फिर जखीरा अंदोजी भी है। मेरा मतलब है कि अगर आप इस तरफ को जाएंगे तो हम सबसे अच्छे हैं भाई। हम किसी को लूट नहीं रहे, को हुकूमत को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, हम तो अदाकारी करके अपनी मेहनत के पैसे कमा रहे हैं। और अदाकारी भी ऐसी, ये देखो ना जरा, चल भाई। अखियां वाले ओ भाइयो, अखियां बड़ियां ने नेमत, अखियां वाले ओ लालिया दे जा, अखियां वालिया अन्ने नु दे जा, अन्ने नु दे जा अखियां वालिया। और फिर मेरे दोस्त ये ऐसे मेहनत कश लोग हैं कि ये नहीं कि इसने अब सारा साल अंधा बन के ही मांगना है। नहीं 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 नहीं, ये 3 महीने बाद नई वैरायटी लेके आएगा। और वैरायटी ऐसी ऐसी होती है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये कर क्या रहे हैं। अल्लाह तेनू बड़ा देगा। बेवकूफो, अपना कारीगर है, बैठो। ये भी कारीगर है? जी जनाब, ये पिछले 2-3 साल की इनोवेशन है। इधर आ मेरा बच्चा, ये तो मेरा बड़ा कारीगर और महंगा बच्चा है मेरा पुत्र। ये क्या करता है जनाब? ये जरा महंगा कारीगर है जी। इसको नई मोटरसाइकिल भी लेके दी है। अच्छा। ये बुक्स लेके मोटरसाइकिल पे निकलता है। हाँ। और किसी गाड़ी को देखता है जिसमें फैमिली शैमिली बैठी हो, उसके ड्राइविंग सीट के पास जाके ब्रेक लगाता है। हाँ। और कहता है जी कि पेट्रोल खत्म होने वाला। ओह। और कॉलेज मेरा अभी बहुत दूर है, हाँ। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे तो मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगा, मेरी तालीम का सिलसिला भी नहीं रुकेगा और आपको भी सवाब हो जाएगा। तो आपको पता है कि इस तरह के गेटअप में और मोटरसाइकिल पे देख के लाजमन एक फैमिली उसी वक्त पसीज जाती है और वो कम से कम 500 का नोट तो निकाल के दे देती है। यानी खुली आंखों लोगों को धोखा देने का बेहतरीन नमूना है। हाँ। उस्ताद जी मैनू पहले पता होंदा ना कि बाऊ ने मुड़ना ही नहीं, गल छड़नी नहीं, मैं अन्या बन के 2 डांगा कट मारनियां सी। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, कोई बात नहीं।
सहाफी तो इस तरह के सवालात करते ही हैं, मगर हमने अपना काम करना है। इनको तो छोड़ो बेटा, तुम अच्छे भले नौजवान हो, मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तो सर शर्म किस बात की, हमारे वजीर आजम भी तो सारे अच्छे भले होते हैं, उन्हें मांगते हुए शर्म नहीं आती तो हमें किस बात की शर्म आएगी। हम तो फिर अपनों से मांगते हैं, वो तो जाके गैरों से मांगते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। यानी आप देखिए कि पूरे लाहौर शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, जी। लेकिन इनकी तादाद है कि बढ़ती जा रही है। ना ही हुकूमत ना ही इंतजामिया, किसी पर इनका कोई बस नहीं है, सब इनके आगे बेबस हैं। कोई डर कोई खौफ नहीं है इन्हें। ਉਹ ਡਰ ਕਾਦਾ ਬਾਊ ਜੀ, ਕਾਦਾ ਡਰ? ਆ ਅਲਬੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਸਾਡੇ ਜਾ ਵੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਆ। वो क्यों? ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਘਸੁੰਨ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਆ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣੀ? ਆ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ तो रक्शे वाला ਥਾਂ ਹੀ मर गया ਉੱਥੇ। अच्छा यार चलो को अपनी मीटिंग की भी बात कर लो। शोदे बेटे, हाजिर उस्ताद जी। तुम्हारी ट्रांसफर हो चुकी है चांदनी चौक में। आहा, चांदनी चौक से मैं नहीं जाना उस्ताद जी। क्यों, तुमने क्यों नहीं जाना? ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਛਾਪਰ ਮਾਰਦੇ। ओ बेटा, ओ बात सुनो, जब बच्चे तुम्हारे साथ इस तरह कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई बुजुर्ग जो है वो तरस खा के फिर बड़ा नोट देता है। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਛਾਪਰ ਮਾਰਦੇ और ਤੈਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਛਾਪਰ ਮਾਰਨ। और गूंगे बेटे, बेटा तुम्हारी इस्लामाबाद ट्रांसफर कर रहा हूँ, आजकल उधर सारे गूंगे हैं। जिवें तुहाडी मर्जी उस्ताद जी। वो जो मेरा दोस्त है ना इस्लामाबाद वाला ठेकेदार, वो कह रहा था सिर्फ 25% मैं लूंगा, बाकी आपका। उस्ताद जी 50 ते भी मान जाओ, इस्लामाबाद ਇਹੋ ਜਿਹੀ आइटम लेके जाऊंगा कि नोट ही नोट। बस बस मेरा बच्चा बस। यानी रीजनल ट्रांसफर एंड पोस्टिंग हो रही है। कबूतर, यस सर। और मैं लक्के नु बुला रहे हैं, जंगली नु नहीं। जी उस्ताद जी। बेटा तुम ज्यादातर यूनिवर्सिटी वाले रोड पे रहा करो, स्टूडेंट बेटा उधर ज्यादा होते हैं, थोड़ा काम पक्का लगता है, एक्टिंग पक्की लगती है, समझ गए हो? जी उस्ताद जी। कल मुझे किसी कारीगर ने बताया तुम चमड़ा मंडी फिर रहे थे। बेटा स्टूडेंट का चमड़ा मंडी में क्या काम है? देखें कितनी बारीक बीनी के साथ प्लानिंग करते हैं। जंगली कबूतर, जी उस्ताद जी। बेटे ज्यादा अस्पतालों में जाया करो, जी सर जी। क्योंकि पुत्र नबीने हो, अस्पताल के मरीज बाहर भी लेटे होते हैं कई सड़कों के ऊपर, नबीने बन के एक आधे को ठुड्डा भी मार दिया करो। नोट बड़ा मिलेगा बेटे। जी बिल्कुल। नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। शाह जी आपको यकीन है कि आप भारी अक्सरियत से जीतेंगे? भाई डोंगा साहब, आपको इसमें क्या शक है? इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अच्छा जी, आप लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी अवामी पार्टी है, तो बकाया क्या सरकारी पार्टी है? वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। नाज़रीन, आज हमारे दरमियान गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है भाई? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए, सीट एडजस्टमेंट के बारे में बताइए, किसी के साथ हो रही है? नहीं, हम किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते। हमारी सीट एडजस्टमेंट जो है वो आवाम के साथ होती है। वाह। ये पार्टियों के साथ इस वक्त सीट एडजस्टमेंट करने का फायदा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जब सीट एडजस्टमेंट होती है तो आपको सबसे पिछली वो सीटें मिलती हैं जिन पर बैठने से कमर अकड़ जाती है। हम कमर अकड़ने से पहले खुद अकड़ गए हैं। हमें किसी से सीट एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। हमारी आवाम के साथ ही सीट एडजस्टमेंट होती है। वाह। और आवाम जानती है कि आवामी पार्टी सिर्फ एक ही है, वो पीपल्स पार्टी है। मुझे मालूम ऐसा होता है कि नून लीग के साथ जो 16 माह आप लोगों की हुकूमत रही, कोई तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, इख्तलाफात हैं क्या उनसे आखिर? देखो बाबा, हमारी पार्टी ने जमहूरियत बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं, इसलिए हम आज तक जमहूरियत बचाने के लिए खड़े होते हैं। उसके लिए अगर किसी के साथ मिलना पड़ता है तो हम मिलते हैं। इस वक्त हमारे को जरूरत नहीं है, हम इस वक्त सिर्फ यही मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए और फिर देखेंगे क्या होता है।
इंशाल्लाह दो ही सूरतें होंगी, या हमारी हुकूमत बनेगी या हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। हाँ, हमारी हुकूमत बनी तो इंशाल्लाह वजीर आजम हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। सदर और सदर के लिए जरदारी साहब का ही हक बनता है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में जरदारी साहब जैसा सदर बिल्कुल नहीं आया। आपने भी देखा है उन्होंने कितने सुकून से प्यार से सदारत की हुई है, और उनके दौर में कोई ऐसा इशू नहीं बना उनकी वजह से जिसको आप डिस्कस कर सके या आप ये कह सके कि ये गलत था। जरदारी साहब तो सबको साथ लेके चलने वाले आदमी हैं जी, क्योंकि उनको भी मालूम है कि उनके खानदान ने जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हुई हैं, और भुट्टो साहब ने भी सिर्फ जमहूरियत बचाने के लिए इनकार किया, उस वक्त माफी ना मांगी। और अगर भुट्टो साहब ने माफी नहीं मांगी तो हम क्यों माफी मांगे किसी से। हम भी अल्लाह के फजल से भुट्टो साहब की तरह खड़े हैं और जमहूरियत बचाने के लिए खड़े। तो शाह जी आपको यकीन है कि आप भारी अक्सरियत से जीतेंगे? भाई डोंगा साहब आपको इसमें क्या शक है, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अच्छा शाह जी, आप लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी अवामी पार्टी है, तो बकाया क्या सरकारी पार्टी है? आपने ये बड़ी अच्छी बात की है। ज़ाहिर तो अभी बाकी सरकारी पार्टियां ही लग रही हैं, आप जरा सा गौर करेंगे तो आपको अवामी पार्टी सिर्फ पीपल्स पार्टी ही लगेगी। ये भुट्टो देखिए आज तक ऐसे ही नहीं आपके मुंह से एकदम निकल जाता। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो अपना मंशूर पेश किया है, उसमें आवाम के साथ जो 10 वादे किए गए हैं इंशाल्लाह हम उनको पूरा करेंगे। चलें इसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन आपने जीत की बात की है तो पंजाब में तो आप कहीं नजर नहीं आ रहे। देखिए पंजाब तो शुरू से पीपल्स पार्टी का रहा है जी। ये तो जब हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया उस वक्त पंजाब कमजोर पड़ा, हमारा वोटर जो है वो कमजोर पड़ गया। हमने अपने वोटर को ग्लूकोज लगवा के भी तगड़ा करने की कोशिश की, मगर वो होश नहीं पकड़ सकता। जो हमारा वोटर है वो बेचारा उसी वक्त टूटा है, और ऐसे टूटा है जैसे अच्छी भली मंगनी हुई हो और बीच में पड़ जाए इंग्लैंड वाला कजन तो मंगनी टूट जाती। मैं सदके जावा शाह जी, मेरी एनजी टूटी है। हमारी भी मंगनी हुई थी। हाँ जी, मंगनी हुई थी या मांगने का कोई मायदा हुआ? शाह जी, मिसाक जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं, उसमें तो ये तय हुआ था कि सारी जमातें एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगी। अब भी आपकी पार्टी ये कहती है कि मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर सबको साथ चलना पड़ेगा, तो फिर कुर्बानी देने को तैयार हैं आप लोग? देखिए बात ये है फरीद साहब, जब जमहूरियत की या मुल्क की बात होगी तो हम सब इकट्ठे हैं और इकट्ठा होना चाहिए। मगर इलेक्शन के दिनों में नून लीग वाले जो हैं उनके साथ जो भी खड़ा होता है वो उनको छोड़ के तो पतली गली से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम इस वक्त मोहतात हैं, हम इलेक्शन के बाद देखेंगे। ये भी आपको वाजे बता दूं कि कोई भी पार्टी अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी। अच्छा, हुकूमत तो मिलकर बनानी पड़ेगी, तो जाहिर है मिल के हमारे साथ ही बनाएंगे ना, को बांग्लादेश की किसी पार्टी से तो नहीं मुआहदा करेंगे। तो जो हमारे साथ मिल के हुकूमत बनेगी इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि उसमें वजीर आजम का हक इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी का है, क्योंकि कौम इस वक्त नौजवान की आदत चाहती है। और मैं समझता हूँ ये जितने भी बूढ़े बूढ़े नौजवान बन रहे हैं इनको कोई खुदा का खौफ करना चाहिए, टाइम पे अपनी दवाइयाँ खानी चाहिए। तो असली नौजवान इस वक्त की आदत कर रहा है सियासत में, वो तो सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी है जी जी। और ना ही उसने कभी बीमारी का बहाना किया है, ना ही कोई ऐसी हरकत की है कि उसे जेल में फेंक दिया गया। तो साफ शफाफ तो इस वक्त एक ही लीडर है जिसका नाम बिलावल भुट्टो जरदारी है। बोलो ना जी, ये भुट्टो, ये भुट्टो। एक मिनट शाह जी, माफ कीजिएगा, जब मुश्किल वक्त आता है तो आपकी पार्टी में से भी काफी बीमार निकल आते हैं, जैसे आप, शर्जील मेमन, डॉक्टर आसिम हुसैन और इसके अलावा जरदारी साहब भी। देखिए हम बहाना नहीं बनाते, मेरा अभी भी ब्लड प्रेशर चेक करा लो होगा। बात तो इस वक्त हो रही है बिलावल भुट्टो जरदारी की, उन्होंने तो कभी बीमारी का बहाना नहीं किया। जरदारी साहब भी सचमुच बीमार हुए, मगर वो लाडले मरीज की तरह चीखे चिल्लाए नहीं है जो डॉक्टर को देख के शोर मचा देता है, हाय मैं मर गया, मुझे देसी मुर्गा बना के दे दो, मैं मर गया, मैंने जेल में एक्सरसाइज करनी है, मुझे साइकिल दे दो, मैं मर गया। वैसे शाह जी, आपकी पार्टी की तरफ से
पीटीआई के साथ इत्तेहाद के भी इशारे मिल रहे हैं, खबरें ऐसी आ रही हैं कि आप लोग उनसे भी इत्तेहाद कर सकते हैं इलेक्शन में। देखिए फरीद, हर पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक हासिल है। अगर किसी पार्टी के लीडर का कोई कसूर है या उस पर कोई इल्जाम है तो भाई उसको मना कर दें इलेक्शन में हिस्सा लेने से। बाकी पार्टी का क्या कसूर है? ये पुलिस वाला रवैया ना बनाए कि घर का अगर एक बंदा मुल्जम है तो सारे टब्बर को उठा के ले जाते हैं। ऐसे तो ना करे, जो मुल्जम है उसको पकड़े, बाकियों का क्या कसूर है? उनको तो इलेक्शन में हिस्सा लेने दें। बिल्कुल सही कहा। आप देखें ना, ये ज्यादती होती है। माजी में पीपल्स पार्टी को भी इलेक्शन से रोका जाता रहा है। अच्छा, हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ होता रहा है वो किसी और के साथ ना हो। वाह वाह वाह। लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं होती कि आप अपनी मर्जी के उम्मीदवारों को कहें कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं हाँ। और जो आपकी मर्जी का नहीं है उसको आप रोक लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग, आपकी पार्टी ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात वैसे की है शाह जी? भाई हमने तो अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया हुआ है। अब इलेक्शन में हिस्सा तो हम लेंगे। हाँ। जब इलेक्शन होगा तो पीपल्स पार्टी सबसे आगे होगी, चूंकि पीपल्स पार्टी ने ही तो ये नारा लगाया आगे इलेक्शन फौरी तौर पे होना चाहिए जमहूरियत को बचाने के लिए। सही। और मुल्क की बका के लिए सबसे पहला कदम ही इलेक्शन है। इलेक्शन तो होने चाहिए। और आप उसके लिए कैंपेन भी कर रहे हैं। जी हाँ, अभी तो भरपूर इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, जी। जलसे जुलूस भी हो रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी उसमें जाके इलेक्शन कैंपेन ही चला रहे होते हैं। कोई माइक के आगे खड़े होके गरम अंडे तो नहीं बेच रहे होते। या जरदारी साहब वहां आपको किसी जलसे में जंतरियां बेचते तो नजर नहीं आए। यही कह रहे होते हैं भाई इलेक्शन होना चाहिए। मुल्क की बका के लिए, जमहूरियत की बका के लिए इलेक्शन बड़े जरूरी है। क्या जी, गरम अंडे से याद आया कि महंगाई भी बहुत हो गई है, 50 रुपए का अंडा हो गया है। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? एक अंडे का आमलेट तुम्हारी सारी फैमिली के लिए काफी होता होगा, बल्कि उसमें से भी दूसरे दिन के लिए आधा बच जाता होगा। देखिए आवाम की वाकई चीखें निकल गई। जी हाँ सर। ये तो है शाह जी। गरीब आवाम बेचारी इस वक्त रो रही है। जी। हाँ। और पीपल्स पार्टी ने अपना जो मंशूर पेश किया है वो सारे का सारा गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए पेश किया है। शाह जी, बिलावल भुट्टो साहब ने 10 वादे कर लिए अपने उस मंशूर में, यानी ये भी कहा है कि आवाम को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दे दी जाएगी। कहां से देंगे फ्री बिजली? भाई जहां से बिजली आती है वहीं से देंगे। ये कोई चाटी की लस्सी तो नहीं है कि घर से दे देंगे। क्या जी, मुझे लस्सी दे दें, बिजली ना दें, मैं लस्सी अंधेरे में भी पी लेता हूँ। वो तो नजर आ रहा है तुम्हारे लिए बिजली से ज्यादा लस्सी मक्खन जरूरी है। शाह जी, मैंने सुना है कि आप भूख मिटाओ प्रोग्राम भी शुरू कर रहे हैं। ये हम अगर आवाम की भूख मिटाओ, आपकी नहीं। जी गोगे दी भुख ते अल्लाह ही मिटाएगा। ये पिज्जा दूरा करके खाता जी। शाह जी, बिलावल साहब ने यह भी कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो 5 सालों में हर आदमी की आमदनी दुगनी हो जाएगी। इंशाल्लाह दुगनी हो जाएगी। अब ये सोच के 5 साल कहीं फारिग ना बैठे रहना। जब आमदनी दुगनी होगी उस वक्त काम शुरू करूंगा। जी ये वेला नहीं रह सकता। ये गाना ये गा लेंदा जे, डांस ये कर लेंदा जे, ड्रामा ये कर लेंदा जे। जिस दिन ड्रामा ना होवे शवार में बना के महल्ले च बच्चों को भेजदा जे। मैंने तो उसको बसों में सवारियों को पंखा जलते हुए भी देखा है। शाह जी, थैला ते ऐसा बिजनेसमैन होया, गली दे चों मुर्गियां चुक के टोकरे थले ढक लेंदा है। जदों अंडा दे दिंदियां ने फिर गली विच छड्ड आंदा है। शाह जी फटाफट आओ, हुकूमत में 22 साल का हो गया, मेरा शनाख्ती कार्ड ही नहीं बन लिया। बेटा शनाख्ती कार्ड तो बन जाता होगा, तस्वीर नहीं बनती होगी। जी गोगे का भी शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। और नादर वाले कहते सारे शनाख्ती कार्ड ते तेरी फोटो आई थी तो लिखी है किथे। और यार खुदा के लिए ठहरो ठहरो जरा। शाह जी ये तो बताइए, इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे? देखें, साफ शफाफ इलेक्शन अगर ना हुए तो इससे पाकिस्तान को भी नुकसान होगा और हर अदारे को नुकसान होगा। जी। अवाम का फौज पे एतमाद है। फौज के होते हुए इंतखाबात में धांधली नहीं होगी। शाह जी, ये गोगे का ध्यान रखना पड़ेगा, ये लंगर वाली लाइन में भी धांधली करता है। जी एक बार लंगर लै जाता फिर घरों सूट बदल के दूसरी बार लैना होता जी। कितने सूट हैं तुम्हारे पास? लंगर लेने वाले 5-6 ही हैं शाह जी। जी तू भरावां दे सूट पूरे नहीं होते, नहीं तो 10-12 बार लंगर लै आवे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मैनू दियो इजाजत। बह जा, तेनू दियो इजाजत। तू एडा पिंड दे फैसले करने वाला। फैसलाबाद जो तू आया है ना, तो जड़ा वाले दे कोल तू नां दे नाल राणा लाया सी।
अच्छा जी, ये तो आप लोग सुनते रहते हैं कि मुल्क की मईशत का भट्टा बिठाने में ये बिजली चोर, गैस चोरों का बड़ा अहम किरदार रहा है। इनमें से बिजली चोर कौन है और गैस चोर कौन है? नहीं नहीं नहीं, इनमें से ना बिजली चोर हैं ना गैस चोर हैं, ये नए चोर दरियाफ्त हुए हैं। है जी? हाँ, ये तेल चोर हैं, ये तेल चोरी करते हैं। सरों का तेल चोरी करते हैं जी। यार इतने मासूम ना बनो अजीजी, सरों का तेल कहाँ चोरी करना है इन लोगों ने। ये ऑयल रिफाइनरीज की पाइप लाइनों में से तेल चोरी करते हैं, करोड़ों रुपए का तेल चोरी कर चुके हैं ये। ओए होए होए होए, ये तो वाकई बड़े खतरनाक चोर हैं। हाँ। यानी तेल वाले पाइप में से तेल चोरी कर लेते हैं। यार इनकी कारीगरी तुम देखो कि जो ऑयल रिफाइनरीज की पाइपलाइन गुजर रही होती है, हाँ जी। उसमें सुराख करते हैं, जी। बड़े पाइप्स डालते हैं, क्लिप लगाते हैं और महारत के साथ तेल चोरी करते रहते हैं। तो ये रिफाइनरी वालों को कब पता चला है? जब अरबों रुपए का तेल चोरी हो चुका था। वाकयात तो हो रहे थे, पैर दर पे ऐसे वाकयात हो रहे थे। जब कंपनी को पता चला, उसने पुलिस में रिपोर्ट किया कि तहकीकात की जाए। पुलिस ने जब तहकीकात की तो जून 2023 में एक तहकीकाती रिपोर्ट आई और उसके मुताबिक ये इतने शातिर चोर हैं कि 40 मिनट के अंदर 8 से 9 करोड़ रुपए का तेल चोरी करके टैंकर भर लेते थे उससे। अजीजी, ये जो मोटा बैठा हुआ है ना, ये एक जमींदार है। अच्छा। और इसकी जमीनों से, खेतों से ये पाइपलाइन गुजरती है। इसने वहां पे क्लिप डालकर वहां से ये तेल चोरी करता है उस पाइपलाइन। क्या कहने, मुझे तो ये मोटा जिम्मेदार भी नहीं लग रहा। इस तरह के बंदे पिंड के नुक्कर के ऊपर टगेयों को खुरियां लगाते हैं। मुझे भी जिम्मेदार नहीं लग रहा है। ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਫਰਿਆਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਡਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਫਰਿਆਦ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਵੇਖਣ ਡਏ ਆ। ਨਾ ਤੂੰ ਫਰਿਆਦ ਰੱਖਿਆ यार, काम तो चोरी वाले करने। वो जो टोपी वाला बैठा हुआ है कोने में, ये तेल की कुप्पी में घुस के कुप्पी साफ करता है। यार कुप्पी साफ करता फिर भी कोई बात थी, इसने अपने घर से पाइपलाइन तक सुरंग निकाल ली अजीजी। शाबाश। वो कैसे? यार ये पाइपलाइनें बहुत ज्यादा पुरानी हैं। जिस वक्त ये पाइपलाइनें यहाँ से गुजरती थी उस वक्त आबादी नहीं थी। वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पे आबादी हुई। इसने भी अपना मकान यहाँ पे तामीर किया और इससे अंदाजा हुआ कि इसके घर के नीचे से ऑयल की पाइपलाइन जा रही है। लो जनाब, इसने कारीगरी दिखाई, सुरंग निकाली, क्लिप लगाया और वहां से तेल चोरी करना शुरू कर दिया इसने। ओह माय गॉड, ये या काम कोई चूहा कर सकता है या यही कर सकता है। यार घरों में जो छोटी छोटी सुरंगें बनी होती हैं वो या चूहे निकालते हैं या इस तरह का कोई जानवर निकालता है। बिल्कुल अजीज जी, जैसी भाई साहब की बॉडी है, इन्हें तो 2 घंटे च सुरंग कर ली होनी। 2 घंटे भी नहीं लगने, किधरे किधरे दियां मुछां फसदियां रही ने तां 2 लग गए, वरना तो इसने पौने घंटे में सुरंग निकाल लेनी थी। और ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰ बैठा है तो मैनू कोई चोरां दा हेड ही लगता है। बिल्कुल ये हेड ही है। ये रिफाइनरी कंपनी का मुलाजिम अफसर है ये, और सहूलतकारी करता है, मुखबरी करता है। ये लाइन कहां से जा रही है, किस जगह से जा रही है, ये सबसे बड़ा सहूलतकार है। पुलिस 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 पुलिस। एक मिनट हो भाई, एक मिनट। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं मैं। आप यहां तक भी मालूमात फराहम करते हैं इन चोरों को कि कौन सा वक्त है, किस औकात में आपने पाइपलाइन में तेल छोड़ना है। देखिए, मैं तो अपने कारीगरों को फोन कर रहा था, मुझे क्या पता कि रास्ते में लाइन कहीं और मिल गई या इनको इतला पहुंच गई थी। जी जी, ये लाइन आपकी ही मिलती है, किसी और बंदे की नहीं मिलती। पुलिस वालों ने जो तुम्हारे साथ लाइन मिलाई है ना, वो तुम्हें पता चलेगा। हाँ जी। ये रिफाइनरी का मुलाजिम है जी। ये रिफाइनरी का मुलाजिम है यार। मुलाजिम की इत्तला के बगैर, मुखबरी के बगैर चोरों को कैसे पता चलेगा कि अव्वल लाइन कहां से जा रही है और दोयम उसमें तेल कब आ रहा है। अजी भाई, गैस और बिजली वाला साहब, उन महकमों के मिलने के बगैर कोई चोरी कर ही नहीं सकता। अजीजी, घर का भेदी लंका ढाए। हाँ जी, और माशाल्लाह लंका भी लग रहे हैं और बेदी भी लग रहे हैं। वीर भरावा, मैं चोर चूर नहीं हैगा, मैं तो जिम्मेदार बंदा वा। मैं तो एक दिन पैली वाउन डिया सा और कई मारी है तो विचों फुहारा निकल आया। मैं समझा कि अल्लाह ने मेरी सुन ली है। कई सुट के मैं सजदे पै गया। मैं आख्या मेरी पैली दे विचों तेल निकल आया। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੀਲੀ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਜਦੇ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਾਊ ਜੀ ਐਵੇਂ ਤੀਲੀ ਲਾ ਜਾਂਦਾ, दूर दूर तक बंदा ही कोई नहीं सी। मैं तो रब दा शुक्र अदा करन डिया सा। एक मिनट ठहर जा, एडा तो सूफी।
ये जो पाइप गुजर रहे होते हैं तेल के, ये तो 10-10 15-15 फुट नीचे से गुजर रहे होते हैं। एडी केड़ी तेरी लम्मी कही सी जेडी 15 फुट थले जा वजी। और बाबू जी मैं पैली दे विचों मिट्टी वेचदा रहा पट्ठे वालियां नूं, मेरी हुण जमीन नीवी हो गई आ। जी जी, तेनू कवर दी मिट्टी नहीं याद, वरना तू इहो जिहा काम ना करदा। वाह वाह। वो देखो ना जरा, वो जो कोने में खामोश बैठा हुआ है। आप मेरी बात कर रहे हैं? वाह 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 वाह, है चोर है तो कैंची कैसी मारी सी? पता ही नहीं लग रहा मुछां केड़ियां ने ते लत्तां केड़ियां ने, क्योंकि माशाल्लाह लत्तां नालों तगड़ियां मुछां रखी। अजीजी, जिस तरीके से इसने टांग पे टांग चढ़ाई हुई है ना, उसी महारत के साथ इसने ऑयल पाइपलाइन के ऊपर क्लैम चढ़ाया हुआ है। हाय। यार वैसे ये तो ईमान से बहुत ही खौफनाक लग रहा है मुझे। अच्छा, आप देखें जरा, घर में सुरंग खोद के पैप तक पहुंच गया। हाँ। ऐसा शातिर आदमी, यही आप अपनी जहानत किसी अच्छे काम में इस्तेमाल करते, हाँ। ते अज तेरी सेहत भी ठीक होनी ही, ते तेरे कोल पैसा भी हलाल दा होना सी। ओ हजूर हुण तुसी ठट्ठे मजाक दे च पै गए हो, मैनू दिओ इजाजत। ओ बह जा, तैनू दिओ इजाजत, तू एडा पिंड दे फैसले करन वाला। फैसलाबाद ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੇਰੀ ਕਪਾਹ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਕਪਾਹ ਆਪੇ ਕੋ ਤੀਲੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਨ ਚ ਰੱਖ ਲੇਗਾ। ਉਹ 20 ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੀ ਕਪਾਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਵਾਉਣ ਡਏ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਾਮ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲਈ ਹੈ। हाँ। देखो ना जरा, अभी तो तुमने अंदर भी होना है। हाँ ठीक कह रहे हो अजीजी। यानी पार्लियामेंट से एक कानून मंजूर हुआ था 2011 के अंदर, यानी तेल और गैस की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने और उसमें चोरी करने के ऊपर 14 साल कैद और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होता है, भुगतना पड़ेगा इनको। 14 साल कैद है, और 14 साल भुगत के जो तू जेल चो बाहर आना है ना, ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਂਝ ਧਾਗਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। आप लोग मेरे खिलाफ तो खामखा डिस्कस कर रहे हैं। जी खामखा कर रहे हैं आप तो, माशाल्लाह अभी जुम्मा पढ़ के आए हैं। भाई ये किसी मेरे मुखालिफ ने दफ्तर से आपको गलत इतला दी है। हाँ, वो मुखालिफ ही होता है जो इतला देता है। जाहिर है उसको आपकी कोई हमदर्दी तो नहीं ना होगी। हाँ जी। उसको अपनी कंपनी से हमदर्दी होगी या मुल्क की खजाने से हमदर्दी होगी। बिल्कुल। इसलिए उसने कहा कि ए जे नकला जेड़ा चोर जे। भाई मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है? अच्छे भले खानदान से मैं ताल्लुक रखता हूँ और बहुत सारी मेरी प्रॉपर्टी है। हाँ जी, हाँ जी, यदि प्रॉपर्टी सुंगो दे चो पेट्रोल दी बो आएगी। सही कह रहे हो अजीजी। वो सारा तेल चोरी करके ही तुमने प्रॉपर्टी बनाई हुई। वो बाद में बंदा कह देता है कि मेरी जी विरासती प्रॉपर्टी है, मैं बहुत अच्छे खानदान का हूँ। हालांकि शक्ल तुम्हारी से खुद लग रहा है कि दादाजी तुम्हारे लाजमन पकौड़े लगाते थे। अब्बा जी ने बाद ही नांगो मच्छी ला ली होवे, वरना दादाजी पकौड़े वाले ही लगते थे। तुम लोगों की वजह से मैं भी बेइज्जत हो रहा हूँ। ओ नहीं भट्टी साहब, दिल हौला ना करो, एवं शुगले पे हुए आ। देखो ना यार भट्टी साहब, ये साफ इनकी गुफ्तगू से लग रहा है कि ये काफी देर से रल मिल के ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं तो वो उस टोपी वाले से हैरान हो रहा हूँ, वो इनके साथ कैसे मिल गया? इसे तो किसी परिंदों के घौल से मिलना चाहिए था। सर जी जेड़ा विचकार बैठा ना ऐनक ला के, ये जेड़ा चोरी करांदा रहा है, ਇਹਦਾ कोई पक्का बंदोबस्त करो। फिक्र ना करो गौरी, पक्का बंदोबस्त ही होगा। मैं तो कहता हूँ कि सैनिक वाले को तो ना किसी बड़े टोकरे के नीचे डक के ना, तो उत्ते उरला मोटा बहा देना चाहिए। एम्बुलेंस मंगवा लीजिए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। तुम्हारे लिए तो अमनो अमान हर वक्त एक जैसा होता है। तेरे तो घर चो बोरी पीछे चूहा निकल आए तो तू रौला पा देना अमनो अमान खराब हो। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪੱਖਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा जी, जरा मुझे ये बताइए कि आजकल सियासत के मैदान में सबसे ज्यादा शोर किस चीज का मचा हुआ है? गरम आंडे। क्या फजूल बात कर रहे हो? नहीं सर, यही शोर मचा हुआ है कि सर्दी बहुत है, इलेक्शन कैसे होंगे, और गरम अंडे जो है ये सर्दी की अलामत है। छोड़ दो यार, तुम बताओ मुजफ्फर। सर अमनो अमान की खराब सूरत हाल की वजह से शोर पड़ रहा है। यार तुम्हारे लिए तो अमनो अमान हर वक्त एक जैसा होता है। तेरे तो घर चो बोरी पीछे चूहा निकल आए तो तू रौला पा देना अमनो अमान खराब हो।
ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਦਾ ਪੱਖਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। सर जी इसको तो कोई शी कर दे तो ये शोर मचा देता, अमन ईमान खराब हो गया, अमन ईमान खराब हो गया। मुझे लगता है आप लोगों को सियासत की सेंस ही नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मुजफ्फर। अजीजी तुम बताओ जरा। हजूर, इस वक्त सबसे ज्यादा शोर पड़ा हुआ है लेवल प्लेइंग फील्ड का। वाह, ये देखो ना, ये सियासत की सेंस होती है। सर मैं बहुत बहुत बड़े सियासतदानों के पास बैठता हूँ। हाँ, मुझे पता है इस बारे में, कोई शक नहीं है इसमें। जी, वो बैठने नहीं देते, ये लहदा बात है। मगर मैं तो बैठ जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार मैंने हस्बे हाल में जाके सच्चियां होना है। ये तुम ठीक कह रहे हो बिल्कुल यार। आजकल सबसे ज्यादा शोर तमाम सियासी जमातों की तरफ से इस लेवल प्लेइंग फील्ड का है। यानी टॉप ऑफ द लिस्ट अगर किसी चीज की बात की जाए ना, तो सियासी जमातें बस यही बात करती हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिले, लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। नहीं तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी कैसे? नहीं तो कोशिश करने से होगी, नहीं मिल रही है तो शोर मचा रहे। गुज़िश्ता दिनों एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की सिविल और पुलिस की ब्यूरोक्रेसी के अंदर अंदाजन कोई 163 अफसरान ऐसे जो मुबैना तौर पे जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ है। जी। यानी बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं वो नून लीग के दौरे हुकूमत में भी अहम ओहदों पर तैनात थे। उनमें से एक चीफ सेक्रेटरी पंजाब, पुलिस की बात करें तो आईजी पंजाब। अच्छा जी जी, ये बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब जो इस वक्त सीसीपीओ लाहौर हैं, ये मियां शहबाज शरीफ साहब के करीबी अफसर माने जाते हैं, उनके बहुत करीब है। और जिस वक्त हमजा शहबाज साहब वजीर आला पंजाब आए तो उस वक्त भी इन्हें सीसीपीओ लाहौर तैनात कर दिया गया। फिर एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच जुल्फकार हमीद साहब शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत के अंदर अहम ओहदे पर तैनात रहे हैं ये। हाँ जी। और फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर साहब जी। ये भी शहबाज शरीफ के करीब माने जाते हैं, उनके करीबी हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। और यही वजह है कि उनके दौरे हुकूमत में अहम ओहदों पर तैनात रहे हैं ये। और फिर आरपीओ गुजरांवाला डॉक्टर हैदर अशरफ साहब, ये शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर थे। जी जी। और सानिया मॉडल टाउन जो आप लोगों को याद होगा उसमें इनका नाम नुमाया था। अच्छा। और तो और सीपीओ गुजरांवाला राना अयाज सलीम जी। ये राना सनाउल्लाह के करीबी रिश्तेदार हैं। ओ। यही वजह है कि मुबैना तौर के ऊपर यह कहा जाता है कि अयाज सलीम साहब का दफ्तर गुजरांवाला में जी। नून लीगियों का गढ़ बना रहता है। अच्छा। और तो और इस रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला भी मियां साहिबान के चहीते हैं। वाह। अब चलते हैं फैसलाबाद। आओ जी, चलिए जी, आओ जनाब। ठहरो भाईजान, बात कहाँ कर जा रहे हो यार? उन्होंने कहा यार चलते हैं फैसलाबाद। बात कर यार मैं बात कर रहा हूँ, तुमने रखते सफर बांध लिया फैसलाबाद का। अच्छा, सॉरी। बस मैं तो अपने एंकर को ओबे करता हूँ। बड़ी मेहरबानी अजीजी यार, मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, रिपोर्ट सुन लो पूरी। जी जी, बताएं क्या रिपोर्ट है? पास हो गए हो ना? यार पास तो मैं हमेशा से होता रहा हूँ और बड़े अच्छे नंबरों से पास होता रहा हूँ। माशाल्लाह। कमिश्नर फैसलाबाद की सुनो यार, सिलवत सईद साहिबा ये भी शहबाज शरीफ साहब की टीम की एक अहम मेंबर समझी जाती हैं। अच्छा। अब आ जाएं अपने प्यारे शहर लाहौर की तरफ। जी। ये कमिश्नर लाहौर जो हैं चौधरी मोहम्मद अली रंधावा साहब, जी जी। ये भी मियां शहबाज शरीफ साहब के स्टाफ अफसर रह चुके हैं। अच्छा जी। और ये उस वक्त उनके स्टाफ अफसर थे जब मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान थे। भला। हाँ, और ये भी सुन लीजिए कि जब वजीर आला पंजाब थे मियां शहबाज शरीफ साहब, हाँ जी, हाँ तो रंधावा साहब उस वक्त डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी तैनात थे। और अब एक और अहम पोस्ट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम पंजाब समीर अहमद सैयद साहब, इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ बहुत अरसे काम किया है और मियां शहबाज शरीफ साहब के बहुत ही चहीते समझे जाते हैं। अच्छा। ओ माय गॉड, मैं भी बहुत चहीता था अपने अब्बू का, मुझे क्यों नहीं कहीं लगाया गया? भाई तुम्हें महफिल थिएटर लगाया तो है, फिर रोला किस लिए डाल रहे हो? यार वैसे मुझे ये गौरी की इस बात से ये गेर में आ रहा है हाँ कि जाहिर है इन पोस्टों को ऊपर लगना तो अफसरों नहीं है ना। हाँ जी। अब ये भी कहा जाता है कि ये जो चूंकि जितने अफसरों के तुम नाम ले रहे हो, बल्कि और भी कई अफसरों का डिस्कस करते हैं सहाफ़ी हजरात जी जी। कि ये अफसर बहुत अच्छे हैं।
ये बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब इनको चुन चुन के लगाया करते थे। हाँ। तो जब भी कोई आके लगता है सीएम या वजीर आज़म बनता है, उसको अफसर तो अच्छे चाहिए होते हैं। बिल्कुल है। अब जो एतराज किया जा रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, वो भी चलो ठीक ही होगा, जी। मगर यार इन पोस्टों के ऊपर इन्होंने ही लगना है, या तो है ना ये कोकाफ पे ट्रांसफर कर दिए जाए। जितने भी शहबाज शरीफ के चहीते हैं वो जनाब अब कोकाफ पे ड्यूटी देंगे, इलेक्शन के बाद जिन उनको वापस ले आएगा। भाई इलेक्शन तो छोड़ो, आम हालात में भी इन सरकारी अफसरान को सियासी वाबस्तगियों से दूर रहना चाहिए। लेकिन अब क्या करें कि ये एक रिवाज पड़ गया है। अब बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर मैंने सुना है अमेरिका में भी जब कोई सदर आता है ना तो अपनी टीम आगे लेके आता है, अहम अहम मुद्दों पे वो अपने क्लोज अफसरान को आगे लाता है। आप जिस तरह देखो, जब भी हस्बे हाल की बात होती है तो तुम अपने यही अफसर दिखाते हो। ये तो मेरे सारे दानिश्वर हैं। अच्छा, अफसरों की बात हो रही है, सॉरी आई एम अजीजी, आई एम वेरी सॉरी। हम अमेरिका की कॉपी कब तक करते रहेंगे? जब तक कर्जा लेते रहेंगे। अजीजी भाईजान, मैं दाता दरबार जाके लंगर खा लेता हूँ, लेकिन कर्जा नहीं लेता। ओह। जी हाँ, इसीलिए अब उधर लंगर बांटने वाले कर्जे ही हो गए। जेदी सेहत इहो जी हुंदी ओ मेरे पीछे ही पै जांदा है। कोई बात नहीं गोगे, तुमने देखा होगा बड़ी बड़ी इमारतों पे ही कबूतर बैठते। वाह अजीजी वाह। लेकिन अजीजी याद रखना, इस बिल्डिंग पे जो कबूतर भी बैठेगा वो एक ना एक दिन नान पे रखा जाएगा। गौरी कबूतर भी? ओ सर जी, ये तो कहां खा जाने वाला जवान है। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ नहीं बड़ा बोलना तू कहां खादे ने, वो पहली बारी ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ के क्या गया। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, इत्र से कपड़ों को महका लेना बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है कि इंसान के किरदार से खुशबू आए। वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।